हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बंगाल राज्य के बारे में। किस तरह से बंगाल राज्य अस्तित्व में आया, किसके द्वारा लाया गया और कब आया, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले जैसे मैसूर राज्य और मराठा राज्य के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी तरह हम लोग बंगाल के बारे में बेसिक से समझेंगे किस तरह से अस्तित्व में आया। और उसके बाद नवाब जो बना, नवाबों ने क्या क्या किया बंगाल के लिए, और बंगालों को क्या 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 दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, जैसे कि आज का टॉपिक जो है BHIC 134 में इंक्लूड है, मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का इतिहास। क्लियर। चलिए जानते हैं आज बंगाल के बारे में। बंगाल का भौगोलिक रूप के बारे में समझ लेते हैं। 18वीं सदी में बंगाल जब अस्तित्व में आया था, उस समय बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी राज्य जो है बंगाल में इंक्लूड था। एक ही ये सभी राज्य जो है, सभी राज्य मिलकर एक राज्य था बंगाल। क्लियर। और मुगलों को जो सबसे ज़्यादा राजस्व जो है बंगाल से मिलता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो है बहाव हुआ करता था, बंगाल में ही था, जिससे कि कृषि में बहुत ज़्यादा उपज होती थी। जहाँ पर दो नदियों का बहाव हो, वहाँ का कृषि क्षेत्र बेहतरीन होगा। एक गंगा जो भारत का है, उसके बाद एक ब्रह्मपुत्र नदी जो था, जो वो चीन से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बंगाल में बहाव करती थी। इस तरह से बंगाल का कृषि क्षेत्र बहुत ही बेहतरीन था और यहाँ से मुगलों को राजस्व सबसे ज़्यादा मिला करता था। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए हम लोग, जैसे कि मुगल साम्राज्य था, उस समय मुगल साम्राज्य था, इसलिए मुगल साम्राज्य का एक रूल था कि मुगल साम्राज्य जहाँ भी, जिस भी प्रांत में, जिस भी राज्य में वे अधिकारी भेजेंगे, वो दो अधिकारी को भेजेंगे, एक दीवान को, एक सूबेदार को। दीवान हुआ करते थे राजस्व, जो पैसा रखते थे, पैसा के बारे में डिस्कस करते थे। और उसके बाद एक सूबेदार हुआ करते थे। सूबेदार कानून व्यवस्था को चलाने वाले, जिसके पास सेना हुआ करते थे, उसे सूबेदार कहते हैं। क्लियर। और उस समय जो है दीवान के पास पैसा हुआ करता था, लेकिन सेना नहीं। दीवान और सूबेदार के बीच जो है ना, जैसे दीवान के पास पैसा हुआ करता था तो सिर्फ पैसा ही, सेना नहीं। उसी तरह सूबेदार के पास सेना होता था, पैसा नहीं। ठीक है। जिससे कि वे एक दूसरे से तब तक मुगलों के बातों पर रहते थे जब तक मुगल सम्राट कमज़ोर ना हो जाए। यानी कि दीवान और सूबेदार जब तक मुगल कमज़ोर ना हो जाए, वे दोनों शक्तिशाली नहीं बन सकता। वे दोनों में से कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। जैसे कि मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य उसे, या एक जैसे दीवान को सेना नहीं देगा तो दीवान गायब, उसी तरह सूबेदार को पैसा नहीं देगा तो वो भी गायब, कि उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए जब तक मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य कमज़ोर ना हो जाए, या तो ये दोनों मिलकर उस पर हमला कर दे, हमला बोल दे और उसको हरा ना दे, तब तक ये दोनों में से कोई शक्तिशाली नहीं होगा। या तो ये दोनों में से एक शक्तिशाली होने के लिए दोनों में से एक को कमज़ोर होना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि 1700 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह औरंगजेब, उस समय जो है 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करते थे, जिनका मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। ने बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खां को दीवान के पद पर नियुक्त किया, तथा सूबेदार जो है अली मुस्तान था। औरंगजेब ने बंगाल में दो अधिकारों को भेजा, जिसमें से एक दीवान, एक सूबेदार हुआ करते थे, अभी जस्ट जाने, जिसमें से दीवान मुर्शिद कुली खां था और सूबेदार जो है अली मुस्तान था। क्लियर। अली मुस्तान जो था, सूबेदार अली मुस्तान, बंगाल में कम ध्यान देकर वे दिल्ली में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। क्योंकि वे मुगल राजकुमार थे, इसलिए वो दिल्ली में ही रहा करते थे, मुगलों पर ही समय बिताते थे, इसलिए बंगाल पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इस तरह से मुर्शिद कुली खां के पास एक कि बंगाल को अकेले चलाने के लिए अधिकार मिल गया। इस तरह से मुर्शिद कुली खां जो है 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्वतंत्र स्थापना करता है। इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे कि बंगाल की स्थापना, स्वतंत्र रूप से स्थापना कब हुई, तो 1717 ईस्वी में किसके द्वारा हुई, तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। क्लियर। और 1717 ईस्वी में जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु जो 1717 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद जो है शाह बहादुर शाह फर्स्ट आता है, जो 1707 से 1712। उसके बाद जो है जहांदार शाह आता है, जो 1712 से 1713। उसके बाद फर्रुखसियर, जो 1713 से 1719 तक। वही जो अब 1717 के बीच में जो है बादशाह फर्रुखसियर था। क्लियर। वे मुर्शिद कुली खां को बंगाल की स्थापना करने से नहीं रोक पाया, क्योंकि उसका सत्ता उसके हाथों में नहीं था। उन्हें सैयद बंधुओं ने शासक बनाया था। फर्रुखसियर को जो है मुगल साम्राज्य सैयद बंधुओं ने बनाया था, इसलिए जो भी शासनकाल में हुआ करता था सैयद बंधुओं के द्वारा ही किया जाता था। जब तक नहीं सैयद बंधुओं हाँ या ना करे तब तक फर्रुखसियर कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह से जो है बंगाल का स्वतंत्र स्थापना मुर्शिद कुली खां ने 1717 ईस्वी में की, और उस समय जो है फर्रुखसियर मुगल बादशाह थे। क्लियर। इस तरह से बंगाल की स्थापना हुई। और आगे चलिए हम लोग, जिस तरह से फर्रुखसियर जो है EIC को मतलब अंग्रेज को 3000 वार्षिक मूल्य पर बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे देता है, इसी को इतिहास में जो है दस्तक कहा जाता है। उस समय मुगल साम्राज्य जो था फर्रुखसियर था, मतलब कि सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के द्वारा 3000 वार्षिक मूल्य पर बंगाल पर अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए अनुमति दे देता है। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को EIC को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 1600 ईस्वी में भारत में आया था। वे 1717 ईस्वी में देखिए तक वो बंगाल में इंक्लूड होना चाह रहा था, जो कि हो भी किया था। और इसी को इतिहास में दस्तक कहा जाता है। आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में कि दस्तक जो है क्या था, तो इसमें आप कह सकते हैं कि फर्रुखसियर के द्वारा जो है इस EIC कंपनी को 3000 वार्षिक मूल्य पर बंगाल पर अपना व्यापारिक अधिकार करने की अनुमति दे देता है। क्लियर। और उस समय जो है इस EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास में था। क्लियर। EIC ने बंगाल में सबसे पहले 1651 ईस्वी में हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। क्लियर। फिर जो है बंगाल का 3 गांवों को 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के 3 गांवों को, देखिए अब इम्पोर्टेंट है, सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुरी, ये तीनों बंगाल के एक गांव थे। इन तीनों गांवों को मिलाकर EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम नामक किला की स्थापना की। मतलब सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुरी तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक किला की स्थापना की। क्लियर। और जो आगे चलकर जो वर्तमान समय में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पूछे जाएंगे कि कलकत्ता जो है वर्तमान समय में कलकत्ता 18वीं सदी में किस अलग नाम से था, मतलब कि कलकत्ता का पुराना नाम क्या था, तो आप फोर्ट विलियम भी बोल सकते हो और सूतानाटी, कालीकाटा और गोविंदपुरी भी बोल सकते हो, जो 1698 ईस्वी में इन तीनों गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद आगे चलकर जो है कलकत्ता के नाम से जाना गया। और किसके द्वारा हुआ था ये? 1698 में EIC ने फोर्ट विलियम का किला बनवाया था। क्लियर। और उसके बाद मुर्शिद कुली खां ने जो है मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना की तथा उसे बंगाल की राजधानी बनाया। क्लियर। इस तरह से जो है बंगाल अस्तित्व में आता है और बंगाल में EIC भी कम आ जाते हैं अधिकार करने के लिए, जो 1651 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोलती है हुगली में। उसके बाद 1698 ईस्वी में जो है ना 3 गांवों को मिलाकर विलियम फोर्ट नामक शहर की स्थापना करता है, किला की स्थापना करता है। उसके बाद जो है ये मुर्शिद कुली खां ने, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बंगाल की स्थापना किया था, उन्होंने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना करके वहाँ परिवर्तित कर देता है। और इस तरह से अब हम लोग समझेंगे मुर्शिद कुली खां के शासनकाल के बारे में कि क्या क्या किया मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां का शासनकाल जो है 1700 से 1727 ईस्वी तक है। मतलब कि वह 1700 ईस्वी में बंगाल में आया था मुगलों के द्वारा। क्लियर। लेकिन वह 1717 ईस्वी में बंगाल की स्थापना करता है, लेकिन शासनकाल तो 1700 से ही माना जाएगा ना। क्लियर। वो अपने शासनकाल में ना बंगाल की स्थापना की। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि मुर्शिद कुली खां का शासनकाल कब से कब तक माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 से 1727 ईस्वी। क्लियर। जैसा कि यह अंग्रेजों द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ
और इस समय बंगाल का सूबेदार जो है अलीमुस्सान था। इससे पहले भी हम लोग समझ गए थे कि जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। क्लियर। अतः बंगाल में वास्तविक शक्ति जो है मुर्शिद कुली खां के पास थी। क्लियर। और मुर्शिद कुली खां बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। देखिए, जिस तरह से बाकी राज्य है, इससे पहले मराठा के बारे में जाने थे, पहले छत्रपति हुआ करते थे, उसके बाद पेशवा का आगमन हुआ था, पेशवा आने के बाद छत्रपति का विनाश कर दिया था, अस्तित्व ही मिटा दिया था, उसके बाद पेशवाओं का राज्य होने लगा। सेम उसी तरह बंगाल में भी जब मुगल ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल में भेजा, बंगाल को जब स्वतंत्र रूप से स्थापना किया मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां ने वे अपने वंश के ही वंशानुगत व शासक मतलब नवाब बनवा दिया कि अब मुगल नहीं बनेगा, अब मेरे वंश के ही शासक नवाब बनेंगे। इस तरह से मुर्शिद कुली खां बंगाल का अंतिम सूबेदार था, अंतिम दीवान था। इसके बाद जो है वंशानुगत शासन की शुरुआत हो गई। और मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार के बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से किया। मुर्शिद कुली खां ने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की तथा जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि अर्थात राज्य की भूमि में परिवर्तित कर दिया। क्लियर। इस तरह से जो है ना मुर्शिद कुली खां छोटे जमींदार जो थोड़ा कम जमींदार थे उसके विरुद्ध विद्रोह करके जो है सभी जागीर भूमि को जो है एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि पर परिवर्तित कर दिया और उसके बाद राज्य की भूमि में परिवर्तित किया। उसके बाद जो है इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा तथा उनकी जागीर भूमि को रहने दिया। वस्तुतः ये बड़े जमींदार जो है राजस्व वसूली एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे तथा शासन कार्यों में सहयोग करते थे। क्लियर। उसके बाद उसने किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। क्लियर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए। मुर्शिद कुली खां के इस सुधार से जो है मुर्शिद कुली खां की ये सभी जो है ऋण देने के लिए और बंगाल पर अच्छे नीति अपनाने के लिए जो है ना होकर इसमें 3 लोगों ने इस पर विद्रोह किया था, जिनका नाम है गुलाब मोहम्मद, सीताराम राय और उदय नारायण। इन्होंने मुर्शिद कुली खां पर मतलब विद्रोह किया और कुछ जमींदारों ने भी। तो आपके पॉइंट में मतलब क्वेश्चन आप बन सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां का कौन सा विद्रोह किया था। तो 3 होगा, गुलाब मोहम्मद, सीताराम राय, उदय नारायण, ये होगा। और मुर्शिद कुली खां आगे चलकर जो है राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद बनाई। इससे पहले बंगाल की राजधानी जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उस समय भी बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। उसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां के आने के बाद मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना करता है और उसके बाद वो अपने ढाका से अपनी राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद बनाता है और 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। मुर्शिद कुली खां के शासनकाल तक हम लोग समझ गए आज के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने कि बंगाल जो है किस तरह से अस्तित्व में आया, किसके द्वारा आया, कब आया और इसके बाद पहला नवाब कौन बना, इसके बारे में हम लोग जान गए। जैसे मुर्शिद कुली खां के इतिहास के बारे में हम लोग समझ गए। इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब आएगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके नवाब के बारे में जो है ना, जिस तरह आज मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोग समझे, उसी तरह हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे। जैसे कि मुर्शिद कुली खां के बाद जो है शुजाउद्दीन आता है, शुजाउद्दीन नवाब बनते हैं। शुजाउद्दीन जो है मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद जो है सरफराज खां आएंगे। सरफराज खान के बाद जो है अलीवर्दी खां आएंगे। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आएंगे। उसके बाद इसी में जो है प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद मीर जाफ़र का शासनकाल आएगा। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होगा, इलाहाबाद की संधि होगी। सभी इसी मतलब बंगाल के अंतर्गत आएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सबके बारे में बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे भागों में हम मतलब बांट के बंटवारा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि
इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आए, नेक्स्ट पार्ट आए, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं इसमें कोई भी डाउट हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।